Now students, in this video we will discuss about some other topics which are related with South Asian Association for Regional Cooperation. In last video we have discussed about a brief history of the making of SAARC. Today we will discuss about its achievements and the principles and some other topics too. Students, these are the topics which we will discuss in this video. Before I start the specialized bodies, I want to explain you the principles of SAARC. Students, principles का मतलब सिर्फ इतना सी आप समझें, इट मीन्स कि SAARC जो एसोसिएशन है उनके बीच में क्या क्या कमिटमेंट्स हैं. आप किसी से जब फ्रेंडशिप करते हैं तो आपके बीच में कमिटमेंट होता है ना कि जब भी मेरा काम पड़ेगा तब सामने वाला मुझे हेल्प करेगा और जब भी उनका काम पड़ेगा तो देन आई विल हेल्प हिम और हर. ठीक है, इस तरह से कमिटमेंट्स होते हैं. तो वैसे ही जो SAARC बना है ना, उसके SAARC के भी कुछ कंट्रीज़ के बीच में कमिटमेंट्स हैं और वो कमिटमेंट्स, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे. फर्स्ट इज सॉवरेनिटी. स्टूडेंट्स, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 स्टैंडर्ड, सो आई एक्सपेक्ट दैट आपको सॉवरेनिटी का मतलब मालूम होगा. सॉवरेनिटी सिर्फ इतना सी आप समझें कि दोनों के दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में, देयर आर टोटल 8 कंट्रीज, 7 + 1, 8 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ SAARC. तो 8 कंट्रीज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगी. इसका मतलब इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है या होगा, इंडिया किससे कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, किस कंट्रीज से, वो नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और श्रीलंका इंडिया को नहीं बताएंगे और इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में दे विल नॉट कमेंट और ना ही एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में उनका कुछ भी कमेंट रहेगा, ना कोई इंटरवेंशन रहेगा इन इंडिया. ये है सॉवरेनिटी. अनदर पॉइंट इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का स्टूडेंट्स मतलब सिर्फ इतना सी आप समझें कि ईच एंड एवरी कंट्री की अपनी कुछ बाउंड्रीज, कुछ बॉर्डर्स होती हैं. जैसे हमारी बाउंड्रीज, हमारी बॉर्डर्स हैं कि ये इंडिया रहेगा, ऊपर से यहाँ से जम्मू कश्मीर रहेगा और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल और फिर नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं वो रहेंगे. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब ये होगा कि कोई भी कंट्री वो अदर मेंबरिंग कंट्रीज़ की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेगा. इसका मतलब ये रहेगा कि ऐसे नहीं कि आज नेपाल आके हमारी जो लैंड है उसको एनक्रोच कर रहा है. आज हो यही रहा है ना. नेपाल ने उत्तराखंड के लिपू लेक और लिम्पिया दर्रा, इस तरह की जो जगह हैं, इस तरह के जो प्लेसेस हैं, काला पानी रीजन, ये सारा नेपाल क्या कर रहा है, खुद क्लेम कर रहा है कि दीज बिलोंग्स टू नेपाल. ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिया की इंटेग्रिटी की इंसल्ट है. दिस इज द अगेंस्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल विच इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब तो ये होता कि इन 8 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री की लैंड अक्वायर नहीं करेगा इलीगली. ठीक है, कोई किसी की ज़मीन छीनेगा नहीं. लेकिन इन दिनों SAARC में हो क्या रहा है, SAARC जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की लैंड पर क्लेम करने का काम कर रही हैं. कैसे करने का काम कर रही हैं? अभी मैंने नेपाल का एग्जाम्पल आपको दिया. नेपाल इंडिया की 3 प्लेसेस, 3 टेरिटरीज पर क्लेम करता आ रहा है. नेपाल क्लेम कर रहा है, ये इंसल्ट कर रहा है, इस पूरे प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है. पहली बात. पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान भी तो इंडियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर पर क्लेम करता आता है. ये भी इसका इंसल्ट रहेगा, इसका वायलेशन रहेगा. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब ये रहेगा, देखो जो ये कंट्रीज़ है ना, 8 कंट्रीज़, 8 टोटल कंट्रीज़ आप देखें तो इनमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वेरी करता है. कैसे वेरी करता है, एक बार बहुत अच्छे से आप समझें. इंडिया डेमोक्रेसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी. पाकिस्तान में डिफरेंट सिस्टम है. नेपाल और भूटान की बात करें तो नेपाल में अर्लियर मोनार्की थी, आज वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो वहाँ कम्प्लीटली डिफरेंट रूल. भूटान की बात करें तो वहाँ मोनार्की है और अफ़गानिस्तान में तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है.
श्रीलंका की बात करें तो वहाँ सिविल वॉर चल रहा था। म्यांमार की बात देखिए तो म्यांमार भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करके एक तरह से डिक्टेटरशिप बन रही है, आंग सान सू की डिक्टेटर बन रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना ये बात चाह रही हूँ कि जो 8 कंट्रीज़ हम लोगों ने मार्क की थी, ये 8 की 8 ही कंट्रीज़ जो हैं इनका पॉलिटिकल सिस्टम वैरी करता है। इनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वैरी है। कहाँ डेमोक्रेसी, कहीं मोनार्की, कहीं पे कम्युनिस्ट रूल, कहीं पर सिविल वॉर, कहीं पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से मिलिट्री प्लस डेमोक्रेसी के बीच में हमेशा स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ऐसा भी होता है, लेकिन हम लोगों ने प्रिंसिपल क्या है, कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट ये है, प्रिंसिपल ये है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जैसा भी हो, हमको उससे कोई इश्यू नहीं होगा। इवन दो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, लेकिन अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट इतने ज़्यादा, टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे रखते हैं, इंडिया कभी भी अफगानिस्तान को उसके लिए ताना नहीं देगा। वाई? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। वो उनकी कंट्री की मर्जी है कि वो अपने यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें और कंटिन्यू रखें। अनदर पॉइंट इज नॉन इंटरफियरेंस। नॉन इंटरफियरेंस का मतलब एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, एरियाज ऑफ कॉपरेशन कौन कौन से हैं? जब हमने कहा दैट रीजनल कॉपरेशन, सार्क क्या है? सार्क इज एन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। विच रीजन? रीजन इज साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे रीजनल कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सार्क बना। तो हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉपरेशन हैं जहाँ पर सार्क अच्छा परफॉर्म कर चुका है या फिर कर सकता है। फर्स्ट इज एग्रोफील्ड। एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, नेपाल और भूटान ये दोनों ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर करना थोड़ा टफ पड़ता है। वाई? नेपाल और भूटान दोनों के दोनों माउंटेनियस रीजन है और पहाड़ों पे खेती होती है क्या? आप मुझे बताएंगे। आंसर इज नो, ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। इस वजह से नेपाल और भूटान में दिक्कत रहती है, फूड स्कैर्सिटी रहती है, कई बार उसको सप्लाई करना है। लेटर ऑन बांग्लादेश, मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं बांग्लादेशीज, तो उनको सप्लाई करना है। पाकिस्तान की कंडीशन भी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और अफ़गानिस्तान में तो वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस वजह से एग्रो फूड, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, एग्रो फील्ड पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर, बायोटेक्नोलॉजी। नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वन फॉर द ऑल एंड ऑल फॉर द वन, आठों के आठों कंट्रीज़ जो हैं ये मिलकर नेचुरल डिज़ास्टर को डील करने की कोशिश करेंगी। और अगर कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पर वो लोग इवैक्यूएट भी करने की कोशिश करेंगे टू द सफरर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर की और नेचुरल डिज़ास्टर की जहाँ बात आती है ना, वहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब हमने इंडिया नेपाल पढ़ा था तो मैंने कहा था कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप थे वो न्यू गवर्नमेंट और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया है ना, तब से उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोरनेस आने लगी है। अब ये सोरनेस आने के बाद भी, बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ सार्क और हमने हमारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन में कहा है कि नेचुरल डिज़ास्टर में वी विल कॉपरेट विथ ईच अदर, तो 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, 2015 में जब नेपाल में अगेंस्ट इंडिया बहुत हार्ड सेंटिमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं, इस 2015 में नेपाल में एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। 2015 में हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक 2015 इन नेपाल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हुई थी और उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो सफरर्स हैं ऑफ दैट अर्थक्वेक, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हॉस्पिटैलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने कॉपरेशन चलाया। देखो कितनी बड़ी बात है, जो कंट्री आपके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एंटी सेंटिमेंट, गलत सेंटिमेंट रखता है, ठीक है, उस कंट्री में जब डिज़ास्टर आता है
तो इंडिया अपने एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन के लिए जो इंडिया का प्रिंसिपल था कि सबका साथ और सबका विकास वाला, इंडिया ने उसको पूरा निभाया। 2015 में इंडिया ने नेपाल में ऑपरेशन चलाया अर्थक्वेक के जो सफरर्स थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए। द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन और द मिशन वाज मिशन मैत्री। मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री इज़ अ हिंदी टर्म एंड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फ्रेंडशिप। तो नेपाल को हम अभी भी फ्रेंड कंसीडर करते हैं। आगे बात करें, बायोटेक्नोलॉजी भी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे टेक्निकली जो एक्सपर्ट कंट्री दैट इज़ ओनली एंड ओनली इंडिया। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर भी करता है। एक शाइनिंग एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी शेयरिंग का इंडिया ने प्रेजेंट किया था इन लास्ट ईयर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन लास्ट ईयर इंडिया लॉन्च्ड सैटेलाइट फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्ट करने के लिए, वेदर फॉरकास्ट हमारे यहाँ तो हमको बहुत ईजी लगता है कि क्या वेदर फॉरकास्टिंग कौन सी बड़ी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कोई भी सैटेलाइट अपना नहीं है। इंडिया ने एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करते हुए लास्ट ईयर एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि वेदर फॉरकास्ट करेगा, और वो वेदर किसका बताएगा? वो वेदर फॉरकास्ट करेगा इन 8 कंट्रीज़ के लिए। पहली बात, ठीक है, इंडिया ने अपनी एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करते हुए सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च की। पैसा पूरा इंडिया का था, टेक्निक वाज इंडियन, लेकिन उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे इंडिया ने इन सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया। हम सार्क कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, सार्क कंट्रीज़ को इंक्लूड किया और कहा कि आप भी इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं, और सारी कंट्रीज़ इंडिया के लिए थैंकफुल वो फील कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम तो इंडिया के इस सैटेलाइट के बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे, नुकसान उनका है, हमारा खैर कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अनदर इज इको ट्रेड फाइनेंस इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस। उसके बारे में लेटर ऑन जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सार्क कंट्रीज़ के बीच में उसमें डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये पॉइंट्स और भी डिस्क्राइब करूँगी इन डिटेल। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं द सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज़। सार्क की कुछ बॉडीज़ हैं जो कि सबका साथ और सबका विकास में काम करती हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन हैं, इनके लिए काम करती हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती हैं। द फर्स्ट एजेंसी और बॉडी इज़ SDF। SDF मीन्स सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डेवलपमेंट फंड, ये सार्क डेवलपमेंट फंड क्या करता है? मान लो पाकिस्तान को एक रेलवे ट्रैक बनाना है, तो उसमें वो सार्क डेवलपमेंट फंड से कुछ लोन ले सकता है। एक्चुअली क्या होता है, वैसे अगर अपन दूसरी एजेंसी से लोन लेते हैं जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती हैं जो कि कई बार इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कई बार मुश्किल होता है कि वो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करें। और क्योंकि वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं, इस वजह से उनको लोन नहीं मिलता तो वो कंट्रीज़ अपने कंट्री में डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चला पाती, और जब डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चला पाती तो अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलपमेंट ही रहती हैं। ये बात रही। इस वजह से सार्क ने क्या किया, सार्क ने अपना ही एक डेवलपमेंट फंड बना दिया जिसमें सारी कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, अपनी GDP के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगी, और इन 8 कंट्रीज़ में से जिसको जब भी लोन चाहिए होगा बहुत ही लीनियंट और बहुत लीस्ट कंडीशंस के साथ उनको वो लोन मिल जाएगा। पहली बात, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट इज SAU। SAU जो है वो सार्क जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। एक्चुअली स्टूडेंट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि नेशनल लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें कई बार साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। 8 कंट्रीज़ इनके स्टूडेंट्स पढ़ने आ सकते हैं इस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, और ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो साउथ एशियन रीजन जो 8 कंट्रीज़ हैं इन्हीं की स्टडी करती हैं। अब आपको लगेगा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये यूनिवर्सिटी है इन दिल्ली, और क्योंकि दिल्ली में है, इंडिया में है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, इस वजह से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और नेशनल लेवल की एग्जामिनेशंस में भी ये कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट इज SARCO।
साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज़ में कॉपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन मीन्स मीडिएशन। कहीं पर किसी, मान लो 2 कंट्रीज़ अगर लड़ रही हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व कर सकती हैं? इन दिस आर्बिट्रेशन काउंसिल। जस्ट एन एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, तो हम कहाँ, हमारे बीच में एक फ्रूटफुल टॉक हो सकती है, दैट इज आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो मीडिएशन का काम करेगी। So students, this is the end of this video, and in next video we will try to conclude this topic, and if you have any query, problem or doubt, then you can contact to me. This is me, Rajni Gagwani, signing off.